हेलो एवरीवन, सीयूईटी 2024 के पेपर हो चुके हैं और इस बार ऑफलाइन पेपर हैं तो जल्द ही पब्लिक डोमेन में आप लोगों के सामने और हम लोगों के सामने ऑफिशियल पेपर आ गया है। रेजोरेस ने भी ऑफिशियल पेपर को अपनी मेन वेबसाइट पर डाला हुआ है। न केवल पेपर बल्कि पेपर के साथ आंसर की को भी हमने अपनी मेन वेबसाइट पर अपलोड किया गया करा है। इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू हम इस पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे। पूरे पेपर में 50 क्वेश्चंस को यदि हम देखें तो मुश्किल से 5 सवाल भी ऐसे नहीं थे जिसके लिए आपको सोचना पड़े। 40-45 क्वेश्चंस इजीली आराम से आप जिसने एनसीईआरटी रिवाइज भी नहीं करी, 2 से 3 बार पढ़ी हो, केवल 1-2 बार पढ़ी हो, वो आराम से करके चल जाता है इन सवालों को। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर पिछले साल के कंपेरिजन में बहुत ईजी आया है। 18 मई को ये पेपर हुआ। कोड जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो एक नंबर का जो कोड है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो ये पेपर हमारी मेन वेबसाइट से और न केवल पेपर बल्कि आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट पंजाबी सूबा। पंजाबी सूबा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उस मूवमेंट को लीड करा गया था? पंजाबी सूबा जो मूवमेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लीड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा? पंजाबी सूबा है क्या? दरअसल जो पंजाबी स्पीकिंग जो बेल्ट है उसको मिलाकर इंडिया के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट बनाने की बात करी गई थी, अलग से कंट्री नहीं बनाने की बात। पंजाबी सूबा और आपके खालिस्तान में ये डिफरेंस है। खालिस्तानी जो हैं वो अलग से कंट्री बनाने की बात करते हैं, जो खालिस्तानी जो है वो अलग से कंट्री बनाने की बात करते हैं, जबकि पंजाबी सूबा जो है वो इंडिया के अंदर ही एक ऑटोनोमस स्टेट बनाने की बात डिमांड कर रहा था और इसको लीड करा था अकाली दल ने। तो सही आंसर क्या था इसका? थर्ड। और वेरी सिंपल, कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है तो कभी सपोर्ट में आएगी नहीं। कांग्रेस और लोकदल, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो किसी भी तरीके की जो कम्युनिस्ट राइट्स होते हैं, जैसे जो सोशल राइट्स होते हैं मजदूरों के, किसानों के, उसके लिए काम करती है। तो वेरी सिंपल, अकाली दल पंजाब की पार्टी है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट? पर्सनालिटी पर सवाल पूछा है एनसीईआरटी में। पर्सनालिटी 4 पर्सनालिटीज दे रखी है, उनमें से आपको छांटना था कि ये पर्सनालिटी कौन है जिन्होंने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट को लीड करा। दूसरा, वर्क फॉर ए जस्टिस पार्टी एंड आल्सो फाउंडेड दी द्रविड़ कंझम। तो 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट को लीड करने वाले कौन थे? जस्टिस पार्टी में जिन्होंने काम किया हो, और जो फाउंडिंग मेंबर हो, आपके फाउंडर हो द्रविड़ीय कंजम के। तो इसका सही आंसर था ईवी रामासामी, है ना? ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार भी बोला जाता है। तो पेरियार या ईवी रामासामी इसके फाउंडर थे आपके, और इन्होंने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाया था। जो साउथ था, साउथ में जो कास्टिज्म था, कास्टिज्म के अगेंस्ट ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की जो लड़ाई थी, उन्होंने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट को लीड करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल, इसकी फुल फॉर्म आपका एनसीईआरटी में भी दी हुई है, BAMCEF, है ना? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब यहाँ पर माइनॉरिटी था, मेजोरिटी था कि मुस्लिम था, 3 में कंफ्यूज करा गया है। देखो, मुस्लिम, माइनॉरिटी, मेजोरिटी। तो 2 में माइनॉरिटी है, थोड़ा गेस भी लगाएं तो ऑब्वियसली बात है। इधर तो सब में बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। अब आपको ये पता है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी है, तो उसके बावजूद भी आपके पास सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बचता है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एजुकेशन फेडरेशन है कि एम्प्लॉयज फेडरेशन है? तो ये बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन है। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो कंफ्यूज करा था सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। कई बच्चों ने सेकंड लगाया है, जब हमारी बात हुई तो वो उन्होंने क्या करा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी देखा, टिक कर दिया। ये नहीं देखा कि एजुकेशन है, उन्होंने केवल फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, मुस्लिम लाया तो गलत, सेकंड पढ़ा तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, हाँ चलो इसको लगा देते, पीछे एजुकेशन को नहीं पढ़ा, नीचे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को पढ़ना सही नहीं समझा। मंडल कमीशन जो आपका बैकवर्ड क्लास की सोशो इकोनॉमिक स्टडी के लिए हमारी जो जनता पार्टी थी, मोरारजी देसाई ने इस को बनाया था 1979 में। 1979 में जो मोरारजी देसाई, जिस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बैकवर्ड क्लास की सोशियो एंड इकोनॉमिक
स्टडी के लिए या स्टेटस को जानने के लिए इसको जनता दल द्वारा या आपके मोरारजी देसाई गवर्नमेंट द्वारा मंडल कमीशन को अपॉइंट करा गया था। तो सही आंसर जनता दल। 1974 nationwide strike by all employees of railways was led by which of the following leaders? अगेन पर्सनालिटी पर सवाल है एनसीईआरटी से। वो कौन सी पर्सनालिटी थी जिसने 1974 की जो रेलवे की जो कर्मचारियों की जो हड़ताल थी उसको लीड करा था? सही आंसर है आपकी जॉर्ज फर्नांडिस। जो जॉर्ज फर्नांडिस थे इनका जिक्र एनसीईआरटी में भी आता है, रेलवे स्ट्राइक का जिक्र। तो जो रेलवे स्ट्राइक थी 1974 की उसमें इन्होंने लीड करा था। हमारे एक और बार पर्सनलिटीज पर ही सवाल है। देखो कितने सारे सवाल आए पर्सनलिटीज पर। एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, वी.पी. सिंह, मनमोहन सिंह और आदि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनको टेन्योर के हिसाब से जमाना था। सीधी बात यह है कि आपको ये पता हो कि 2014 में मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप ये सवाल आराम से करके ले जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह 2014 तक थे, तो फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट एक में ही है, तो सही आंसर हो जाएगा ये, है ना। तो एच.डी. देवगौड़ा जो है वो आपका सेकंड आएगा। 1996 से 1997 तक रहे, ठीक है। उसके बाद आई.के. गुजराल आए। एच.डी. देवगौड़ा के बाद सीधे आई.के. गुजराल आए 1997 अप्रैल से मार्च 1998 तक, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे अटल बिहारी आए थे। तो वीपी सिंह जो हैं वो आपके नरसिम्हा राव के पहले आए थे, यानी 1990 के पहले आए होंगे। तो 1990 के पहले यानी 89 टू 1990। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, एक तरीके से माना जाए तो बोनस ही है। हुआ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। कई लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती की है, लेकिन मायावती उसकी अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने फॉर्म करी हो। 1970s में आपके काशीराम जो थे उन्होंने इसको फॉर्म करा था। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका काशीराम। तो करेक्ट आंसर इज काशीराम, ठीक है। तो काशीराम ने इसको फाउंडर करा था। फिर काशीराम ने अपने सक्सेसर के तौर पर मायावती को चुना था। तो पहले काशीराम देन मायावती। मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप। रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप को देखने का लगता है कि ये सारी जो कंट्रीज थी एक समय सोशलिस्ट कंट्री थी। जब सोशलिस्ट कंट्रीज थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका कोल्ड वार के बाद जब यूएसए की हेजमनी इस्टेब्लिश हुई, तो यूएसए की हेजमनी इस्टेब्लिश हुई तो यूएसए के जो इंस्टीट्यूशंस थे या यूएसए बैक जो इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, इन्होंने यहाँ पर शॉक थेरेपी लाया थे। शॉक थेरेपी में कुछ ही नहीं, यहाँ का जो सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल पर चलने वाले जो रशियन, सेंट्रल एशिया या ईस्टर्न यूरोप के मॉडल थे, उस सोशलिस्ट को, इन लोगों को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सिस्टम को ट्रांजिट करना था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम में। तो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपका ये वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ द्वारा रशिया, सेंट्रल एशिया या ईस्ट यूरोप में शॉक थेरेपी लाई गई। तो सर करेक्ट आंसर इज सेकेंड, ठीक है। मिशेल गोर्बाचेव को बारे में पूछा गया है कि ये रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत यूनियन की, पहले रशिया को सोवियत यूनियन बोला जाता था कोल्ड वार के पहले, तो उसके जनरल सेक्रेटरी कब बने? तो इसका सही आंसर है 1985। 1985 में इनकी एंट्री हुई थी। यदि 1985 के बाद के ऑप्शन आते तो दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन, लेकिन जो सारे ऑप्शन थे वो 1985 के पहले के हैं। तो जिस व्यक्ति को या जिस कैंडिडेट को इतना सा बात पता है कि मिशेल गोर्बाचेव की जो एंट्री हुई थी सोवियत यूनियन की पॉलिटिक्स में वो 1985 में हुई थी, तो ऑब्वियसली बात है उसी के बाद तो सेक्रेटरी बने होंगे ना, क्योंकि पहले थोड़ी सेक्रेटरी बन गए होंगे। तो ये सारे ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। यहाँ पर होता 1997 या 1990, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता, ठीक है। यूरोप के अंदर 7 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरोप की जो कॉमन करेंसी है यूरो, उसको एक्सेप्ट नहीं करा है, और उन 7 में डेनमार्क और स्वीडन भी है। तो डेनमार्क और स्वीडन के बारे में पूछा गया है, उन कंट्रीज के बारे में पूछा गया है। अभी डेनमार्क, स्वीडन है, इसके अलावा चेक गणराज्य है। इस तरीके से टोटल 7 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में जिन्होंने कॉमन करेंसी यूरो को एक्सेप्ट नहीं करा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 7 करेंसीज में अगली बार पूछ दे कि कौन है एक्सेप्ट करा है, 7 में से ऑप्शन दे दे, तो सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको 7 कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। तो यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी है, ठीक है। और डेनमार्क और स्वीडन ने अपनी खुद की करेंसी ला रखी है। जरूरी नहीं है, बाउंडेड नहीं होते हैं कि ये लाए इससे ही।
आसियान जो फोरम है जो 1994 में स्टेब्लिश हुआ, उसका कोऑर्डिनेशन किस फील्ड में देखने को मिलता है? तो दैट इज फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर में हो सकता है कोऑपरेशन होता है, लेकिन जो सिस्टम जो बेस्ड है वो बेस्ड है आपका फ्रेंडशिप पर और सॉलिडरिटी पर। ठीक है, ट्रेड एंड फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, ऑब्वियसली बात है, हम लोग देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी सबकी अलग है, वियतनाम की अलग है, फिलीपींस की अलग है। कॉमन फॉरेन पॉलिसी नहीं है जैसे यूरोप की है। कॉमन इन्वेस्टमेंट एंड लेबर लॉज नहीं है जैसे आपका यूरोप में है। जैसे म्यांमार के लेबर लॉज अलग हैं, थाईलैंड के अलग हैं, है ना। सिंगापुर की ट्रेड पॉलिसी अलग है, तो वियतनाम की ट्रेड पॉलिसी अलग है। लेकिन फ्रेंडशिप बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। कंसेप्चुअल जिसको सवाल बोलते हैं, ये सवाल आपके लिए कंफ्यूज पैदा कर सकता है। उन 5 में से एक सवाल ये भी है। Which of the following nation adopted an open door policy and economic reform in 1978? Correct option very simple, also mentioned in our NCERT, that is China. चाइना की जो ओपन डोर पॉलिसी थी, चाइना की ओपन डोर पॉलिसी के बाद चाइना ने अपने सोशलिस्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट को छोड़ दिया और किस तरीके से अपने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए। और यही कारण है कि आज प्रेजेंट टाइम पर चाइना जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर, या सबसे बड़ा एक नया इकोनॉमी, यूएसए के बाद चाइना का ही नंबर आता है। तो आप समझ सकते हैं ये है आपकी चाइना की ये जो पोजीशन है वो ओपन डोर पॉलिसी की वजह से। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। 1996 ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम पर बांग्लादेश है, वो 1972-73 में अलग हुआ था, तो उसके पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है। ईस्ट पाकिस्तान के लिए 6 सूत्रीय प्रपोजल या 6 पॉइंट प्रपोजल 1966 में किसने रखा था? ऑब्वियसली बात है, जो ईस्ट पाकिस्तान का लीडर होगा वही रखेगा। और इन चारों ऑप्शन में शेख मुजीबुर रहमान जो है वो आपको लीडर नजर आ रहे हैं, है ना। बाकी कोई भी, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से हैं, है ना, जनरल अयूब खान वहां से नहीं थे, आपके वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो जो ईस्ट पाकिस्तान का लीडर होगा वही तो ग्रेटर ऑटोनॉमी की सोचेगा, तो वही तो 6 पॉइंट प्रपोजल लाएगा, बाकी और थोड़ी सोचेगा, है ना। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर है वो यहाँ पर एक ही है, शेख मुजीबुर रहमान। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका शेख मुजीबुर रहमान। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जॉइंड सार्क इन 2007? देखो, सार्क जो है साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। तो टोटल 7 कंट्रीज हो गए। फिर उसके बाद 2007 में एक कंट्री ने जो थी आपका अफगानिस्तान, उसने इसको ज्वाइन करा। तो भूटान, नेपाल तो पहले से थे, बांग्लादेश भी पहले से था। ऑल आर दी कंट्रीज ऑफ सार्क, बट कौन सी कंट्री है जिसने 2007 में ज्वाइन करा? दैट इज अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। ऑल आर दी मेंबर्स, जो चारों ऑप्शंस हैं वो सारे सार्क के मेंबर्स हैं, पर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है 2007 में किसने ज्वाइन करा। अभी हमने 8 कंट्रीज का नाम पढ़ा, तो उन 8 कंट्रीज में आप लोगों से मैंने पूछा कि ये सार्क के मेंबर है, और सार्क की फुल फॉर्म क्या है बेटा? देखो, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। साउथ एशियन रीजन की जो कंट्रीज है, तो साउथ एशियन कंट्रीज में अभी हम लोगों ने 8 कंट्रीज देखी, उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल भी था, कौन नहीं था? चाइना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया? जिसको सार्क के कंट्रीज पता है उसको ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था। तो चाइना साउथ एशिया में नहीं होता है, ये नॉर्थ एशिया का पार्ट है। ठीक है। बिग 3 के बारे में पूछा है। याल्टा कॉन्फ्रेंस, एट द याल्टा कॉन्फ्रेंस द बिग 3 डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द बिग 3 स्टूड फॉर। वो कौन से 3 लीडर्स थे जिन्होंने याल्टा कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 3 पर्सनालिटीज के बारे में पूछा है। दैट इज रूजवेल्ट यूएसए से थे, चर्चिल यूके से थे, और उस समय स्टालिन यूएसएसआर से। तो 3 लीडर ये थे आपके, किस कंट्री से थे ये भी पता होना चाहिए। रूजवेल्ट फ्रॉम यूएसए, चर्चिल फ्रॉम यूके एंड स्टालिन फ्रॉम यूएसएसआर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनी? देखो, यहाँ पर कंफ्यूज पैदा, ये सवाल कई लोगों के लिए कंफ्यूज पैदा हुआ 1953 और 1957 में।
1953 में यूएसए के प्रेसिडेंट ने IAEA को बनाने की घोषणा करी थी, बनाया नहीं था, बनाया 1957 में था। तो कई लोग 1953 लगा के आगे, दरअसल 1953 की एक मीटिंग में यूएसए के प्रेसिडेंट ने एक IAEA होना चाहिए ये बात रखी थी, IAEA बनाना पड़ेगा हम लोगों को, ये बात सामने रखी थी। तो 1953, कई लोग 1953 लगा के आगे, नहीं, 1953 में बनने की घोषणा हुई थी बाय यूएसए प्रेसिडेंट, पर एक्चुअली में ये जो काम करा 1957 में हुआ, इसका फॉर्मेशन एस्टेब्लिश। चलिए अब इन 4 इंस्टीट्यूशंस में से बताना है आपको, ये पूछा गया है कि आपका जो एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, एग्रीकल्चर होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सी संस्था लोन प्रोवाइड करती है। तो कई बार हम लोग, जो लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, उसमें आप लोग देखते होंगे कि वर्ल्ड बैंक ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना लोन दिया, वर्ल्ड बैंक ने एग्रीकल्चर के लिए इतना लोन दिया। तो करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। सो ये काफ़ी कंफ्यूज पैदा करने वाला सवाल था, कई लोगों ने इस सवालों में कुछ ही नहीं, जिसको करंट अफेयर से थोड़ा एंगल देखना पड़ेगा। बाकी एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं दे रखा है कि ये जो संस्था है वो इस तरीके से प्रोवाइड करती है, और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलता है। चलिए आगे, स्टार्ट फुल फॉर्म बतानी है। जिस व्यक्ति को, ये कैंडिडेट को ये पता है कि स्टार्ट एक ट्रीटी है, तो आराम से सवाल ऐसे ही कर जाता। एक में है टॉल, एक में है टैक्टिस, एक में है ट्रीटी और एक में है टैक्स। तो जिसको फुल फॉर्म नहीं पता वो भी चल जाएगा, बस ये पता हो कि स्टार्ट एक ट्रीटी है। तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, वेरी सिंपल सवाल, बोनस की तरह है ऐसे सवाल, जिसको इतना सा पता है कि स्टार्ट एक ट्रीटी है ना। तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्या है। देखो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आया है, जिसमें ये पूछा गया है इनमें से हमारे लिए थ्रेट क्या है ना। तो ह्यूमन राइट्स तो अच्छी बात है ना, लोगों को ह्यूमन राइट्स कंजर होंगे। आर्म्स कंट्रोल, जितना ज़्यादा हथियारों पर कंट्रोल होगा उतनी कम लड़ाई होगी, तो हमारे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए तो उतना ही अच्छा है ना। डिसआर्मामेंट, ये भी अच्छा है। टेररिज्म, ये गड़बड़ कर पैदा करता है। टेररिज्म जो है न केवल लोगों में डर पैदा करता है, बल्कि ये हमारे कई सारे कैजुअलिटीज़ का भी कारण बनता है। चलिए, एनसीईआरटीज़ में दी हुई कुछ ट्राइब्स को उनके रीजन से मैच करना था, जैसे मापुचे वेरी सिंपल, ये जाएगा आपका चिली की ये ट्राइब है, तो एक आ जाएगा आपका थर्ड ना। हाँ, लूना ट्राइब पनामा या कैरेबियन सी में देखने को मिलती है। ईस्ट ऑफ पनामा कैनाल यहाँ पर मौजूद है, तो फर्स्ट है ना। इसके अलावा चितगोंग हिल्स, जिसको ये पता है कि चितगोंग हिल बांग्लादेश में है, तो सेकंड हो जाएगा। और ये फोर्थ में कोर्डिलेरा रीजन के इंडिजिनस पीपुल, दैट इज फ्रॉम फिलीपींस, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। ठीक है, इसके बाद वेरी सिंपल, कंफ्यूज पैदा करने वाला एक सवाल है, लेकिन ऑप्शंस ने कंफ्यूज पैदा नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ। 2002 में इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को ज्वाइन करा, या इंडिया ने इसको रेटिफाई करा, और 2005 से ये फोर्स में आया। तो अब ये तीनों ऑप्शन होते हैं तो आपको कंफ्यूजन पैदा होता, मगर तीनों में से केवल नहीं, 1997 ऑप्शन में, तो 1997 इज द करेक्ट आंसर व्हेन क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइंड। ठीक है, व्हेन वाज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लाए जा सके, जिससे टोटल कंजप्शन को कम करा जा सके। 2001 इसका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल सवाल है। एनसीईआरटी में भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का जिक्र है, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के पीछे 2001 वहाँ पर लिखा हुआ है। जिस बच्चे ने नोटिस करा होगा वो आराम से इसको करके ले जाएगा। नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट काम करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन है। देखो, कई लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका आंसर लगाया है, लेकिन पूरा सवाल पढ़े हैं तो पता लगेगा। नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के जो सपोर्टर्स हैं वो हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, यूथ एंड वोमेन एक्टिविस्ट अपोज्ड टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो सपोर्टर्स ऑफ नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन हैं वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर्स। एंड इसके विरोध में, इसी नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विरोध में एक इंस्टीट्यूशन आया, वर्ल्ड सोशल फोरम, जो कि इसका आंसर भी है, जिसने इस न्यू लिबरल
ग्लोबलाइजेशन का विरोध करा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ग्लोबल सोशल फोरम। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमिना नहीं, इकोनॉमिक फिनोमिना तो है लेकिन ये कल्चरल पार्ट को भी इफेक्ट करता है, न केवल कल्चरल को बल्कि पॉलिटिकल पार्ट को भी इफेक्ट करता है, कई देशों की पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है ना, कई सोसाइटी को इफेक्ट करता है। तो प्योरली ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द इकोनॉमिक फिनोमिना। ग्लोबलाइजेशन का एक फिनोमिना में से इकोनॉमिक फिनोमिना भी है, मगर प्योरली इकोनॉमिक फिनोमिना नहीं है, प्योरली कल्चरल फिनोमिना नहीं है, इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है, पॉलिटिकल भी है, या यूँ बोल दें इसको, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना। मल्टी डायमेंशनल मतलब इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, है ना। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। When was the अम्बेडकर जयंती ऑब्जर्व इन इंडिया? अभी जस्ट निकला है, अभी अब मई में पेपर हो रहा है, 18 मई को, और 14 अप्रैल को आप लोगों ने देखा भी होगा कि अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करी जाती है, क्योंकि इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे होता है। अब एनसीईआरटी में ये पिक्चर दे रखी है, वहाँ से कॉपी करी है, और ये पूछा गया है कि ये पिक्चर किसका लोगो है। अब पिक्चर किसका लोगो है? एनसीईआरटी में ईयू का भी जिक्र है, सार्क का भी जिक्र है, यूनाइटेड नेशन का भी जिक्र है, आसियान का भी जिक्र है, चारों इंस्टीट्यूशंस का जिक्र हमारे सिलेबस में है। तो वैसे तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनाइटेड नेशन। ये आप देख लीजिए, सार्क में साउथ एशिया का मैप होगा, ये तो वर्ल्ड का मैप है, ईयू में यूरोप का मैप होगा, ये तो वर्ल्ड का मैप है, आसियान में आसियान कंट्रीज का मैप होगा। अब यदि ये वर्ल्ड का मैप है तो ये किसी न किसी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन का जिक्र होगा। तो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में तो यहाँ पर यूएन ही है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है, हु आर द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, जो कंफ्यूज करेंगे, है ना। ट्राइगेव लाई फर्स्ट थे, तो लोग फर्स्ट पढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नहीं पूछा। यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ये हैं, जो कि पूछा नहीं है। क्या पूछा है? सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, दैट इज डेक। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। तो ऑब्वियसली बात है 24 अक्टूबर को इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करेंगे होंगे। तो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ए यूनाइटेड नेशन डे? ऑब्वियसली बात है 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लीग ऑफ नेशंस को इसने रिप्लेस करा था, या लीग ऑफ नेशन का ये सक्सेसर था। लीग ऑफ नेशन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की विफलता कब निकली? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जिसके बाद हम लोगों ने फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो फिर यूनाइटेड नेशन बना। तो अगला सवाल भी इसी से हो जाएगा, जिसको ये पता है कि लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके 24 अक्टूबर 1945 को ये आपका इंस्टीट्यूशन बना। तो ये दोनों सवाल कि एक तो हो ही गया हमारा डिस्कस, यूनाइटेड नेशन डे दैट इज 24 अक्टूबर, और किसका सक्सेसर है यूनाइटेड नेशन? लीग ऑफ नेशन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, ताकि आगे भविष्य में वर्ल्ड वॉर नहीं हो। लेकिन 15-20 साल में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो इसकी विफलता को देखते हुए इसको रिप्लेस करके नया इंस्टीट्यूशन लाया गया, यूनाइटेड नेशन, 24 अक्टूबर 1945 को। दैट इज द एक्चुअल कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। पैसेज है पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन का, कॉपी पेस्ट करा है आपकी एनसीईआरटी से। पैसेज नहीं भी पढ़ोगे तो भी बहुत इजीली, जिसके पास पेपर में अटेम्प्ट करने में, अब टाइम का भी तो मैनेजमेंट होता है ना, टाइम मैनेजमेंट की कमी हो, यदि उसने सोचा हो यार कौन पैसेज कौन पढ़ेगा इतना लंबा, 2-3-4 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, तो सिंपल सवाल भी कर देता तो भी उससे हो जाता। जैसे बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है, इनको क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर। तो इनको कॉमन नेम जो दिया जाता है दैट इज 7 सिस्टर। अब जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है हमारा, उसके साथ कौन कौन से कंट्रीज बाउंड्री शेयर करते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ यहाँ पर तो है आपका चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। फिर इधर आ जाता है आपका म्यांमार, है ना। म्यांमार के बाद जब आपको एक मैप के थ्रू देख लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अब इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर तो हो गया ये चाइना, इस साइड हो गया म्यांमार, और इस साइड हो गया यहाँ पर ये बांग्लादेश। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से कितने 3 कंट्रीज बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में पूछा है। तो करेक्ट आंसर चाइना,
म्यांमार और बांग्लादेश। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएटेड, यहाँ पर भी दे रखा है किस साल ये क्रिएट हुआ, तो पूरी हिस्ट्री बता रखी है कि 1963 नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1963। कौन इसके बाद मणिपुर वगैरह त्रिपुरा क्रिएट हुए 1972 में। तो यहाँ पर आपसे नागालैंड का पूछा है तो नागालैंड के लिए करेक्ट आंसर 1963। खासी ट्राइब, गारो खासी जयंतिया। अब मैंने कहा ना जिसने पैसे नहीं भी पढ़ा उसको इतना भी पता है कि 3 ट्राइब है, बहुत ही फेमस है, गारो खासी जयंतिया मेघालय की, एक साथ नाम निकलता है गारो खासी जयंतिया, है ना। तो मेघालय इज द करेक्ट आंसर, पैसेज में भी इसका जिक्र है ना। और नॉर्थ ईस्ट सर्व एज ए गेटवे टू विच ऑफ द रीजन्स मेंशन बिलो, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। अब नॉर्थ ईस्ट का जो अभी हमने मैप देखा था उससे सबसे इधर की साइड कौन सा कंट्री है, म्यांमार। तो म्यांमार आसियान का कंट्री है, म्यांमार जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। तो साउथ ईस्ट, आप हम लोगों ने आपने नाम भी सुना होगा ना, IMT हाईवे। IMT हाईवे क्या है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, IMT हाईवे। तो ये आप नॉर्थ ईस्ट के थ्रू आप आसियान कंट्री तक रीच पहुंच सकते हैं। आसियान मतलब साउथ ईस्ट एशिया। चलिए अभी हम लोगों ने मैप के थ्रू इसको समझा भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर इनटू स्टैंडफिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 47। स्टैंडफिल एग्रीमेंट मतलब जो स्थिति है वैसी ही रहेगी। दरअसल भारत में 3 रियासतें थी जिन्होंने दिक्कत पैदा करी थी। एक थी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जिन्होंने हमारी जो आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान में मर्ज होने की जगह इन्होंने हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उस पर साइन करने से OA पर साइन करने से मना कर दिया था। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो कि अगले सवाल में पूछा भी गया है। इसके पहले वाले सवाल में पूछा गया है कि 1947 में इंडिया का जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इसके अलावा जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 ऐसी रियासत थी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने से मना कर दिया था। तो दोनों एक ही चैप्टर के सवाल हैं दोनों। इसके अलावा ये वाला, ये इसके बाद का जो सवाल है ये भी इसी चैप्टर का है। 2 नेशन थ्योरी, इंडिया पाकिस्तान 2 अलग अलग नेशन होंगे, इसकी जो डिमांड करनी थी वो करी थी आपकी मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग के लीडर्स द्वारा 2 नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने दी है, मुस्लिम लीग द्वारा 2 नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी जिन्होंने हमारा जो आज का पाकिस्तान है, जिसे हम लोग वेस्ट पाकिस्तान भी बोलते हैं, वहाँ पर किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, न केवल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बल्कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, स्पेशली सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को किस तरीके से आगे चलाया, जिन्हें हम लोग फ्रंटियर रीजन का फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, कुछ पार्टीज के फाउंडर को उनके पार्टी से मैच करना है। जैसे अब किसी को श्यामा प्रकाश मुखर्जी का भी पता है तो वो सवाल करके ले जाएगा कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। बी में फर्स्ट आएगा तो आपका एक ही आंसर सही हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट। तो ईजिली वैसे ही किसी को एक का भी पता है ना तो आराम से कर जाएगा। जैसे आपका अशोक मेहता का पता है कि अशोक मेहता ने, आपका इनका भी नहीं पता है, आपको अशोक मेहता का पता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, तो आपके पास ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, इन दोनों में से एक होगा। तो ऐसे डांगे जो थे वो आपके CPI पार्टी के फाउंडर थे, तो एक का 4th हो जाएगा, एक का 4th फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, आपको 1 या 2 भी पता है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सवाल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहे। ऑप्शंस इस तरीके से डिजाइन नहीं है कि आपको चारों पता होना चाहिए, केवल ऑप्शंस इस तरीके से डिजाइन है, आपको एक भी पता है तो आप ऑप्शन करके चल जाएंगे, ऑप्शंस के आंसर करके चल जाएंगे। विच ऑफ द लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये थे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में इन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट से आगे बढ़ते हुए एक पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, क्योंकि 1937 में सेंट्रल असेंबली के लिए बॉम्बे में इलेक्शन होने वाले थे। तो इस इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी चाहिए थी, तो इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। तो करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया। 2 ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज हो सकते थे इसमें, है ना, वर्गीस कुरियन और MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन
जिसके थ्रू हमारा जो वीट वगैरह है, राइस वगैरह, इसका प्रोडक्शन काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ा। जबकि वर्गीस कुरियन ने अमूल कंसेप्ट के थ्रू, अमूल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है किस तरीके से मिल्क सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू आगे बढ़ाने की बात वर्गीस कुरियन ने करी थी। तो वर्गीस कुरियन इज नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और स्टेटमेंट पर एक ही सवाल पूरे 50 में से आया है, 2 स्टेटमेंट्स को की। द सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली बात है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पर फोकस करा और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने, जो कि पीसी मालनोबिस ने दिया था। अगला सवाल भी देखो, एक ही चैप्टर के लगातार सवाल है 2 से 3। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान किसने ड्राफ्ट करा था? पीसी मालनोबिस ने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पीसी मालनोबिस ने ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के थ्रू, यानी सरकारी कंपनियों के थ्रू हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया था। हैवी इंडस्ट्रीज में आपका कोल, स्टील वगैरह, ये सारे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो सके, इकोनॉमी बढ़ सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द बल्क इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टेट कुड बी डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो 44-45 एक ही चैप्टर से, एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है सेकेंड 5 ईयर प्लान। Which of the following treaty was rejected by India as discriminatory as prevented only non-nuclear countries from acquiring nuclear weapons? एक ट्रीटी आई थी, नॉन प्रोपल्शन ट्रीटी, एनपीटी जिसको बोलते हैं। इसमें यह बोला गया था कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है वो न्यूक्लियर वेपन रखेंगे और जिन कंट्रीज के पास नहीं है वो नहीं रखेंगे। भाई जिसने डेवलप कर लिया, जिसने डेवलप नहीं करा वो नहीं आगे करेगा भी नहीं, और जिसने डेवलप कर लिया वो रखेंगे। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे जिसको इंडिया, पाकिस्तान वगैरह इन कुछ कंट्रीज ने उस पर साइन करने से मना कर दिया। दैट इज एनपीटी ट्रीटी। तो एनपीटी का जिक्र एनसीईआरटी में भी है ना। तो जो कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस की वजह से इंडिया और कुछ कंट्रीज ने इसको ज्वाइन नहीं करा था। फर्स्ट समिट ऑफ नाम की फर्स्ट समिट हुई थी 1961 में। 1961 में समिट हुई थी आपके यूगोस्लोवाकिया के बेलग्रेड में। तो कंफ्यूजन में बी पर बेस 4 ऑप्शन बनाए हैं। बी फॉर बेंगलोर, बी फॉर बेलग्रेड, बी फॉर बेल्जियम, बी फॉर बेलारूस। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यूगोस्लोवाकिया के जो उस समय जो यूगोस्लोवाकिया की जो कैपिटल थी बेलग्रेड, वहाँ पर ये समिट हुई थी। भारत में भी जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। 1971 की जो वार हुई थी जिसके बाद बांग्लादेश बना, तो उसमें बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट इज शिमला एग्रीमेंट। पिक्चर भी देखते होंगे किस तरीके से इंदिरा गांधी साइन करती हुई नजर आ रही है। तो यही पूछा है कि इंडिया का शिमला एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन हुआ था। तो 1971 के इंडो पाक वार के बाद ये साइन हुआ था। तो पाकिस्तान इज करेक्ट आंसर, है ना। हु प्रपोज्ड इन 1963 दैट 1963 में वो कौन थे जिन्होंने ये बोला कि सारे कांग्रेस, जो सीनियर कांग्रेस हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए ऑफिस से और यंगर्स को पार्टी में मौका देना चाहिए। ऐसे थे के कामराज जो थे, उन्होंने ये बोला गया था कि सारे सीनियर कांग्रेस के सभी सीनियर लोगों को रिजाइन करके नए लोगों की एंट्री करनी चाहिए या न्यू जनरेशन डेवलप करना चाहिए। 1963 में के कामराज थे, ऐसा एनसीईआरटी में ही मेंशन है। जैसे अब ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। जैसे पूछा गया है कि स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, कांग्रेस का एक तरफा राज रहा काफ़ी सालों तक, तो उसके अगेंस्ट जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी निकल के आई, उसमें एक स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, दैट इज गिव बाय राम मनोहर लोहिया, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, बिहार बेल्ट के, यूपी बिहार बेल्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया द्वारा ये स्ट्रेटजी दी गई थी। इस तरीके से और भी जो पेपर्स हैं उसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल PSPD से जुड़िए, हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट CBUT UG एंड होपफुली आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, ताकि आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप लोगों को जाने का सपना देख रहे हैं, वो आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।